हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट हुए बहुत दिन हो चुके हैं और उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, उतने ही जोश के साथ आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 है, मैग्नेटिक मटेरियल। एक छोटू सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और सबसे आसान भी है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल ऐसा एक चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो वो एनसीईआरटी में ये कंबाइंड चैप्टर है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको सेपरेट करके दिया है, तो डिटेल में दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इजी है, ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे तो डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, थियरी ज़्यादा पसंद नहीं है। आप लोगों को थियरी पसंद होगी तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें कुछ केमिस्ट्री का पार्ट भी ऐड किया है, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी इसमें एडेड हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, इसको ज़रूर डाउनलोड करें। एंड इसमें आपको सभी नोट्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस ऐप का काम चल रहा है, जैसे ही खत्म होता है इसमें नोट्स अपलोड हो जाएंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो वीडियो आए उसको पढ़ाई करते चलो, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसको ठीक से अंडरस्टैंड करना है। खुद की नोट्स बनाएं, अगर आप रेडीमेड नोट्स के बजाय अगर आप खुद की नोट्स बनाएं तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि खुद की नोट्स जब हम लोग बनाते हैं तो हमें अच्छे अंडरस्टैंडिंग होती है और एग्ज़ाम में वो नोट्स हमें आसान भी लगती है। तो बच्चों, हो सके तो खुद की नोट्स बनाने की कोशिश करें, और अगर नहीं बनानी तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट निकाल के भी इसके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सभी डेरिवेशंस बोर्ड पे लिखती हूँ, जितना रिक्वायर्ड है मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उसके पहले है ना, मैग्नेटिक मटेरियल की मतलब मैग्नेट का इन्वेंशन कैसे हुआ, मैग्नेट की कुछ हिस्ट्री मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी आप लोग 9-10 से स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री का पार्ट बताऊंगी। एक स्टोरी हम लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी छोटे बच्चों की स्टोरी है ना। तो कभी कभी स्टोरी भी सुननी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम बहुत बोर होता है, आप कंटिन्यूसली पढ़ाते रहते हो, कुछ स्टोरी भी बताया करो, कुछ टाइम पास भी किया करो। बट टाइम पास करने के लिए तो वैसे टाइम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, स्टोरी ये है, कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, मतलब बहुत पुरानी बात है, मैग्नेट का कैसे इन्वेंशन हुआ सब लोगों को पता होगा, बस उसी की अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक ग्रीस नाम का शहर है, मतलब ग्रीस अराउंड 600 बीसी। कब की बात है ये? बहुत सालों पहले, बहुत पुरानी बात है, अराउंड 600 बीसी। तो एक ग्रीस नाम के शहर में एक मैग्नीशिया आइलैंड है। मैग्नीशिया नाम का एक प्लेस है, मैग्नीशिया। उस मैग्नीशिया प्लेस पे क्या हुआ, कुछ शेफर्ड थे। शेफर्ड मतलब पता है आपको, जो मेंढक होते हैं ना, इनको मतलब शीप्स होती है ना, इनको लेके जाते हैं, उनको चराने के लिए लेके जाते हैं। तो ये शेफर्ड, इनको शेफर्ड कहा जाता है। एक्चुअली उसका नाम भी उन्होंने वही रख दिया, आई थिंक मैग्नस या कुछ तो भी उसका नाम था, उस शेफर्ड का नाम। तो वो शेफर्ड एक मैग्नीशिया नाम के प्लेस पे ग्रीस में अपने शिप्स को लेके गया था। तो उसके हाथ में एक ऐसी लाठी हुआ करती थी, और वो जो लाठी थी उस लाठी को आयन था। तो एक दिन वो ऐसे ही अपनी शिप्स को लेके गया, और वहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पे पड़ा था। उस बड़े से पत्थर पे जब वो जाता है तो उसने क्या किया, अपने हाथ में जो रॉड था उस रॉड को उस पत्थर के ऊपर रखा। तो उस रॉड को बच्चों एक्चुअली होता वो वुड का ही है, लेकिन उसको कुछ पार्ट जो है वो आयन का था। तो उसने इसे ऑब्जर्व किया, वो जो पत्थर है वो एक जादुई पत्थर था, मतलब उस पत्थर को उसका जो रॉड है ना वो चिपक गया था। तो उसने देखा कि वो रॉड वहां पे चिपका है, मतलब यहाँ पे देखो, ये रॉड ऐसे चिपक गया है,
ऐसे कार्टून जैसे स्टोरीज बनाई है नेट पे, अगर आप लोग देखोगे, नेट पे ही मैंने देखा ये। तो वो पत्थर को चिपक गया, तो उसने उसको एक अजीब ही लगा, तो उसने क्या किया, उस रॉड को निकालने के लिए अपना पैर आगे किया, मतलब पैर उस पत्थर के ऊपर रखा और उसको, उस लाठी को खींच रहा है, उस रॉड को वो वहां से खींच रहा है। लेकिन हुआ क्या, उसका जो उसके जो शूज थे वो भी उस पत्थर को चिपक गए। इसका मतलब उसने ऑब्जर्व किया और फिर उसने पत्थर वो शूज निकाल के देखे, तो उसने देखा कि वो शूज को है ना डाउनवर्ड साइड से ऐसे आयरन के नेल्स थे। इसका मतलब क्या, उसने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कोई तो भी जादुई पत्थर है जिसको जो उसकी रॉड को जो आयरन है वो चिपक रहा है और उसके शूज को जो आयरन नेल्स है वो भी चिपक रहे हैं, ऐसे उसने ऑब्जर्व किया। फिर उस वक्त के जो राजा महाराजा हुआ होंगे वो उनके पास गया और उनको ये सारी कहानी उसने बताई, और तब जाके साइंटिस्ट लोगों को एक नया, बहुत ही डिस्कवर करने के लिए एक नया सब्जेक्ट हाथ में लग गया, जिसका नाम रखा गया मैग्नेट। तो मैग्नेट कैसे रखा, जो मैग्नीशिया प्लेस था, मैग्नीशिया आइलैंड बोला जाता है उसको एक्चुअली, जो मैग्नीशिया प्लेस था उस मैग्नीशिया के ऊपर से उस पत्थर को उन्होंने क्या नाम दिया, मैग्नेट ये नाम दिया। और तब जाके इस मैग्नेट से रिलेटेड सारी हिस्ट्री, सारी उस मैग्नेट से रिलेटेड सभी चीज़ें इन्वेंट होने लगी धीरे धीरे। एंड देन उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट बनाए गए, अलग अलग शेप्स के मैग्नेट बनाए गए, हॉर्स शो मैग्नेट, बार मैग्नेट, ऐसे अलग अलग शेप से मैग्नेट बनाए गए और वो मैग्नेट को यूज करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, और जिसका एक पार्ट हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे क्या बोलते बताएं कि अगर न्यूटन उस एप्पल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे होते तो एप्पल नहीं गिरता, एप्पल नहीं गिरता तो इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतना बड़ा सब्जेक्ट हमें पढ़ने को नहीं मिलता। अब बच्चों की ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों ऐसे मत करो, ये जो स्टोरीज है ना, ये जो बातें हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो इसको बस पढ़ाई के हिसाब से मत देखो, कुछ गेन करना है, कुछ सीखना है लाइफ में। लाइफ में इतने बहुत सारे अजूबे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने जैसी, बस उसको है ना गेन करते चलो, उस नॉलेज को गेन करते चलो। तो ये मैग्नेट क्या है, ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल और कौन से हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या उसके अलावा और भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है? तो यस बच्चों, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसी के हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो मैग्नेट हम लोग स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देन धीरे धीरे स्कूल्स में ये मैग्नेट लाया गया, स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाने लगे, स्कूल के बच्चों को फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने लगे टीचर्स लोग, और देन उन्होंने एक नया इन्वेंशन निकाला, वो कौन सा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसका नाम है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप बचपन में एक्सपेरिमेंट करते होंगे बच्चों, एक मैग्नेट रखते हैं, उसके सराउंडिंग में आयन फीलिंग्स रखते हैं, फिर उसको वो जो आयन फीलिंग्स है वो कुछ इस प्रकार अरेंज होती है, आपने देखा होगा। तो ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट तो सबको पता है, जो बेसिक सी बातें हैं, मैग्नेट को एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ आउटसाइड, लेकिन इनसाइड वो कहाँ से कहाँ होती है, मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे इमेजिनरी लाइंस हम लोग इसके सराउंडिंग में इमेजिन करते हैं, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने का काम करती है। तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की बातें हैं बच्चों, कैन यू रिकॉल में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, और एक है कैन यू रिकॉल में, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। बच्चों कभी आपने, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल पोल कभी देखा है आप लोगों ने? नेवर, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मान लो एक मैग्नेट लिया मैंने, ये बड़ा सा मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, जिसको हम लोग ऐसे रॉड जैसा होता है वो होता है बार मैग्नेट। तो ये बड़ा सा मैग्नेट लिया जिसको एक नॉर्थ पोल है, जिसको एक साउथ पोल है। इस नॉर्थ साउथ पोल को, इस मैग्नेट को मैंने कट कर दिया सेंटर से। अगर मैं इसको सेंटर से कट करके दो टुकड़ों में बांट देती हूँ, तो ये मैग्नेट क्या करता है पता है, बिल्कुल भी नाराज नहीं होता।
नॉर्थ में ले लेता हूँ, साउथ तू ले ले, ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं करता। वो क्या करता है, अगर यहाँ नॉर्थ पोल को मैंने कट किया ना तो वो यहाँ पे साउथ पोल बना लेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनता है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये दो टुकड़ों का मैग्नेट अब सेपरेट मैग्नेट बन जाएगा। उसको बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। इसका मतलब मोनोपोल, सिंगल पोल वाला मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाईपोल ही होता है। डाईपोल का मतलब जिसको एक नॉर्थ एक साउथ पोल होता है, हमेशा मैग्नेट आपको ऐसे ही दिखेगा। आए समझ में? तो बच्चों ऐसे कुछ मैग्नेट से रिलेटेड बेसिक सी बातें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। और आपको पता है इसको, इस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट का इन्वेंशन हुआ था, ये जो स्टोन है, इस स्टोन को और एक इसको मैग्नेट तो कहा जाता है, इसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? इसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। मतलब इसी से नीडल बनती है, पता है बच्चों आपको, मैग्नेटाइट। और इसको क्या बोलते हैं? लोड स्टोन भी बोला जाता है, लोड स्टोन। ऐसे अलग अलग नाम है इसके, लोड स्टोन बोला जाता है। कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसको लोड स्टोन बोला जाएगा। लोड स्टोन का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक तो मीनाक्षी मैम की खासियत है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा से करते आती हूँ मैं, वो कुछ नया नहीं है। लोड स्टोन बोला जाता है इसको, लोड स्टोन या फिर लीडिंग स्टोन भी बोला जाता है इसको, एंड मैग्नेटाइट भी बोला जाता है, जिसका यूज करके हम लोग नीडल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैन यू रिकॉल में बेसिक सी बातें आपको यहाँ पे पूछी गई है बच्चों। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, उसके बाद मैं बड़ा सा डेरिवेशन आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। ओके बच्चों, ओके है कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे, हाँ ये अपना मार्कर भूल गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा सा डेरिवेशन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। यस, ये जो डेरिवेशन है आपका 11.2 टॉपिक, 11.1 में ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट था। 11.2 में आपको एक डेरिवेशन देना है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। एंड देन उस डेरिवेशन से रिलेटेड, लेकिन ये जो डेरिवेशन है इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इसको प्रिपेयर करोगे। तो डेरिवेशन किसके ऊपर बेस्ड है? देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता दूं। हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया। सबसे पहले तो हमने क्या ली, एक मैग्नेटिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होता है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में जाने वाली, यूनिफॉर्म, सभी जगह पे सेम, हर एक जगह पे लाइन ऐसे पैरेलल है, तो ऐसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया बच्चों, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसमें एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बस वो फॉर्मूला मैं बताऊंगी आपको। आप लोग चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पे जाके आप लोग वो फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली, एंड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रखा, ऐसा डाइपोल। ठीक है, तो बच्चों ये जो डाइपोल है इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है, जिसको एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है आपको पता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। मतलब लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लो इसको मैंने कुछ एंगल में रखा है, थीटा जितने एंगल में रखा है। तो मान लो इनिशियली मैंने इसको ऐसे रखा था, तो बच्चों ये नॉर्थ पोल है। ऑब्वियसली हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पता है, लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं सेम, एंड अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल दोनों की दुश्मनी, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों की दोस्ती, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब नॉर्थ पोल से रिपेल होगा, और रिपेल होने के बाद वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, एंड साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, देखो जरा ठीक से देखो, ये जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको अगर मैं ऐसे खींचूं तो क्या हो रहा है, इस बॉडी में रोटेशन आ रहा है,
और जिस बॉडी में रोटेशन आने का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। किसी भी बॉडी में रोटेशन आने का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में, नॉट लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने डिनोट किया था एम बार से, क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? बी बार का। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ बार इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क को हम टाउ, एक ग्रीक लेटर है उससे डिनोट करते हैं। टाउ बार इज इक्वल टू होता है एम बार क्रॉस बी बार, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आज के लेक्चर में हमारा हीरो होने वाला है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करके एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। और आज का लेक्चर जो है वो जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो बहुत बार जेई में उसके ऊपर, नीट में उसके ऊपर, सीईटी में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लॉक किया जाए। आगे चलते हैं इसी का यूज करके टाउ एम बी साइन थीटा का। ये थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है? इस एम बार, इसकी पोल स्ट्रेंथ, एम बार क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको बोला जाता है एम बार, और बी बार मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड के अंदर हमने रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी बार से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग आज एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी का, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा सवाल आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इसी का यूज करके मैं फॉर्मूला भी डिराइव करने वाली हूँ। डेरिवेशन में स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखूंगी एज इट इज उठा के आपको एग्जाम में भी लिखना है, अपनी नोट्स में भी लिखना है। उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप 1 पॉइंट वाइज मैं आपको लिख के देती हूँ। सेम वैसे ही डेरिवेशन आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन रहेगा और उसका रिलेटेड फॉर्मूला जो है उसके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखो वापिस वही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। क्या किया? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ली है हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम है बी बार। उसके अंदर थीटा जितने एंगल पे हमने क्या किया? एक मैग्नेट रखा, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कितना दिया है? मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है? उसका एम बार जितना मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। तो बच्चों उसके ऊपर टॉर्क लगेगा ऑब्वियसली। तो वो टॉर्क कितना है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एम बी साइन थीटा जितना टॉर्क है। अब इसी चीज को है ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखने वाले हैं। बस पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? एज यूजुअल, consider a bar magnet having a magnetic moment m bar placed in a uniform magnetic field with an angle theta। ऐसे ही लिखोगे आप लोग। consider a bar magnet having magnetic moment m bar placed in a uniform magnetic field B bar with an एंगल थीटा। इनिशियली मान लो उसको कुछ थीटा जितने एंगल पे हमने रखा है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ टॉर्क कैसे लगेगा। नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा और उस चक्कर में वो रोटेट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो हम लोग लिखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्क एक्टिंग on a bar magnet is, क्या होगा वो? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन। ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ही होती है वर्क डन।
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशन लग रहा है, मतलब यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, रोटेशन लग रहा है। तो अभी देखो क्या होगा, जैसे ही थोड़ा इमेजिन करो, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, बराबर है। हर एक बॉडी के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, खुद का एटीट्यूड होता है जो खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक पर्सन के अंदर जैसे होता है, हर एक बॉडी के अंदर होता है खुद का अंदर का फोर्स, मतलब खुद का उसका इनर्शिया, जो कि खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी, ये मैग्नेट क्या करेगा, उसको अलाइन करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके ऊपर अलाइन करने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है तो वर्क डन होगा। क्योंकि किसी भी चीज के अपोजिट में हम जाके हम लोग, जैसे कि ये चीज यहाँ पे रखी है और इसको मैं उठा रही हूँ, तो अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कर रही हूँ, इसके अंदर एनर्जी भरने का काम कर रही हूँ। कौन सी एनर्जी भर रही, इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी देने का काम करें। तो अगेंस्ट किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब हम लोग काम करते हैं तो उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो ये बॉडी जब ऐसे रोटेट हुई तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड खींचेगा और ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसी को कहा जाता है वर्क डन। तो वर्क डन होगा किसके, वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल टॉर्क। जो यहाँ पे टॉर्क अप्लाई हुआ है वो उसके अगेंस्ट क्या होगा, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वही लिखेंगे, work is done against the external torque and this work done is stored in terms of potential energy, ये स्टोर होगा किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन स्टोर होगा। तो बच्चों अभी ये पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज, मान लो यहाँ पे अभी देखो, एनर्जी इज, मान लो इनिशियली ये जो डाइपोल बार मैग्नेट है वो इतने एंगल पे था, मान लो θ1 जितने एंगल पे था। पहले वो कितने एंगल पे था, मान लो यहाँ पे वो इनिशियली कितने एंगल पे है, θ1 जितने एंगल पे है, और उसको मैंने फोर्स लगा के कहाँ तक लेके आई, मैं θ2 जितने एंगल पे मैं लेके आई। मान लो ये यहाँ तक आ गया, तो इसका इनिशियल एंगल θ1 था, अब कितना बन गया, θ2 बन गया। तो θ1 टू θ2 कितना चेंज हुआ, वो θ1 टू θ2, उसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके θ2 तक, उसका इंटीग्रेशन लेना है। और बच्चों ये देखो अभी ठीक से देखना है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा। इंटीग्रेट करते हैं हम लोग क्योंकि बहुत सारे एंगल है, तो मैंने छोटा सा एंगल लिया, छोटे एंगल को लेके सबको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। मतलब ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट इनिशियली बस इतना सा एंगल रोटेट किया होगा, फिर उसने बड़ा सा एंगल रोटेट किया, फिर बड़ा एंगल और बड़ा एंगल रोटेट किया, और धीरे धीरे वो इतना अलाइन हो गया। तो डी थीटा पे हमने काम किया, डी थीटा, और सभी डी थीटा को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, इंटीग्रेट किया, तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके θ तक को हमने सबको इंटीग्रेट किया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम यू से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसमें, लीनियर में, बट यहाँ लीनियर नहीं हो रहा है, यहाँ रोटेशनल मोशन हो रही है। तो फोर्स को रिप्लेस करता है टॉर्क रोटेशन में, एंड एस को रिप्लेस करेगा डी थीटा, मतलब टॉर्क इनटू डी थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क फॉर द एंगल थीटा जितने एंगल पे जितना टॉर्क लगा वो, ऐसे हम लोग लिखेंगे इनटू डी थीटा।
तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अभी बस हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है फ्रॉम द इक्वेशन 1, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, जिनका मैथ्स नहीं है ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों अभी एम बी यहाँ पे कांस्टेंट है, मैग्नेट चेंज नहीं किया तो एम चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं की तो बी चेंज नहीं होगा। एम बी दोनों भी कांस्टेंट है, दोनों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो एम बी को मैंने बाहर निकाला, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक साइन थीटा इंटू डी थीटा रहेगा, ठीक है। तो अभी इसका इंटीग्रेशन मुझे लेना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखूंगी माइनस कॉस थीटा। एक मिनट, माइनस मैंने डायरेक्टली बाहर लिख दिया, कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो एम बी लिखा मैंने और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा, इसका लिमिट मुझे लगाना पड़ेगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इंटीग्रेशन सॉल्व करते आना चाहिए, बेसिक सी बातें तो भी आपको पता होनी चाहिए। जिनको ये समझ में नहीं आता इंटीग्रेशन, क्योंकि पार्ट 2 पूरा इंटीग्रेशन से भरा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना। आप क्या करो, मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस नाम का लास्ट लेक्चर मैंने बनाया है, बस उतना लेक्चर देख लो। इंटीग्रल कैलकुलस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जिनका मैथ्स है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अभी ये माइनस साइन बाहर निकाला, माइनस एम बी एज इट इज रखा। बच्चों इसको लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, थीटा 1 को एक बार हम लोग थीटा 2 पुट करेंगे थीटा की जगह पे, माइनस लेंगे एंड देन थीटा 1 पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा 2 लिमिट अप्लाई करने के बाद माइनस कॉस थीटा 1, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का। बच्चों इस फॉर्मूले के ऊपर नीट 2000 किसमें 2016 या 17 में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, एंड उसके ऊपर से टॉर्क निकालने के लिए आपको बोला गया था। इसके ऊपर से टॉर्क भी हम लोग निकालेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला क्या है, यू, टॉर्क तो ऑलरेडी दिया है एम बी साइन थीटा, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। अब इसकी डिफरेंट केसेस, मतलब अगर मान लो इनिशियली मैग्नेट यहाँ पे था तो क्या होगा टॉर्क, इनिशियल उसके बाद 0 पे था तो क्या होगा, एंगल चेंज करके देखते हैं, या फिर 180 पे था तो क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमें यहाँ कहाँ पे मिलेगी वो हम लोग देखने वाले। मतलब इसकी डिफरेंट केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। बट मान लो इनिशियली मैंने थीटा 1 मतलब मैग्नेट को मैंने कितने एंगल पे रखा था, 90 डिग्री पे रखा था। सपोज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कितने नंबर का, 5 नंबर का पॉइंट लिखो। सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू मैंने लिया 90 डिग्री एंड थीटा 2 वो रोटेट होके कहाँ पे चला गया, थीटा पे चला गया। इनिशियली वो 90 डिग्री पे था, वो फॉर्मूला पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज बनाएंगे। तो u इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 की वैल्यू कॉस थीटा लिखो एंड माइनस थीटा 1 की जगह पे कॉस 90 पुट करो। 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, तो वो 0 बन जाएगा। और u इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो बहुत बार ये फॉर्मूला भी यूज होता है, माइनस एम बी, मतलब केस यही कंसिडर करके चलते हैं कि इनिशियली थीटा 90 डिग्री, मतलब इनिशियली मैग्नेट 90 डिग्री पे था मैग्नेटिक फील्ड के, और धीरे धीरे वो अलाइन होके थीटा पे चला गया एंड थीटा पे चला गया, इसका मतलब यहाँ तक आ गया, तो हमें ये फॉर्मूला, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये मिलेगी। अब इसका यूज करके हम लोग इसकी डिफरेंट केसेस देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट केसेस, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिलेगी। लेकिन उसके पहले बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जैसे मैंने ये डेरिवेशन लिखा है एज इट इज, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग है ना इसकी प्रिंट आउट निकालो या फिर इसकी खुद की नोट्स बना लो, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। लेकिन डेरिवेशन सेम एज इट इज डायग्राम के साथ आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसी से रिलेटेड कुछ केसेस मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, स्पेशल केसेस। उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेते हैं। हाँ कहाँ गया, नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये वाली। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हमारा, पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, राइट। अब स्पेशल केस हम लोग देखते हैं, स्पेशल केस। फर्स्ट केस देखो, केस 1। मान लो इनिशियली थीटा कितना है, 0। 0 मतलब कितना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, बी बार भी इधर ही है एंड एम बार भी इधर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मैग्नेट ऐसा है, 0 डिग्री पे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो उस केस में हमें cos 0 की वैल्यू कितनी मिलती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी हमारी, माइनस एम बी एंड cos 0, cos 0 मतलब 1, तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो बच्चों ये u जो है वो माइनस एम बी है, इसका मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। माइनस मिनिमम होता है, प्लस मैक्सिमम होता है। तो ये माइनस जितना बढ़ता जाएगा उतना वो एनर्जी कम करेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 डिग्री में, ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, वो वैसा ही है, 0 डिग्री पे है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके लिए मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब magnet is in stable equilibrium, hence potential energy is minimum, potential energy is minimum, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मिनिमम है, ठीक है। ये हमारा केस 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग लेंगे अभी केस 2। केस 2 मान लो अभी थीटा मैंने कितना लिया, 180 डिग्री लिया। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड डाइपोल मोमेंट इधर है, मतलब बी बार इधर है, एम बार इधर है, तो ऑब्वियसली मैग्नेट ऐसा है, तो ये पूरा अलाइन होके इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा है, अलाइन होके इस डायरेक्शन में, बहुत ज्यादा पाथ इसने कवर किया। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कैसे मिलती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, u इज इक्वल टू माइनस एम बी इन ब्रैकेट cos 180, cos 180 होता है -1, तो u इज इक्वल टू बनेगा माइनस एम बी इंटू -1, मतलब ये बनेगा प्लस एम बी, प्लस एम बी, एग्जैक्टली प्लस एम बी मतलब कितना, मैक्सिमम, u इज इक्वल टू एम बी। देयरफॉर मैग्नेट इज अनस्टेबल, मैग्नेट यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है, जो कि पूरा रोटेट होके उस साइड जा रहा है, अनस्टेबल, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अनस्टेबल है, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके। ये हमारा हो गया सेकेंड केस। ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे थर्ड केस, केस 3। केस 3 में हम लोग थीटा की वैल्यू लेने वाले हैं 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 0, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 है 90 डिग्री के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 0 हियर। तो इसका ग्राफ अगर मैं बना लूँ बच्चों, तीनों केसेस को कंसीडर करके, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो इसका अगर हम ग्राफ बना लें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगुलर पोजीशन का ग्राफ, इसको ना कलर चेंज करके लिखती हूँ मैं, ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी, कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगुलर पोजीशन ऑफ मैग्नेट, एंगुलर पोजीशन ऑफ मैग्नेट। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो
ये एंगुलर पोजीशन नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी एंड ये एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं एंगुलर पोजीशन। मान लो ये लिया मैंने 0, फिर हम लोग लेंगे 90 एंड देन हम लोग लेंगे 180। तो 0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लेंगे हम लोग -mv एंड यहाँ पे लेंगे हम लोग +mv पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम कितनी है -mv, देन 0, देन +mv। तो देखो 0 के लिए कितनी है -mv, तो 0 के लिए कितनी है -mv, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। देन 180 के लिए है +mv, 180 के लिए है +mv, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। एंड 90 के लिए कितना है 0, तो 0 के लिए यहाँ पे ही आएगा। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, है ना, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो बच्चों ये ग्राफ भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ठीक से आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखना है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है ना। तो पूरी केसेस के साथ आपको इसको नोट डाउन करना है। चलते हैं अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो और एक डेरिवेशन हमें यहाँ पे लेना है, किसका, टाइम पीरियड का। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशंस। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट को स्ट्रिंग को टाई करके हमने ऐसे सस्पेंड किया। मान लो फ्रीली सस्पेंडेड यूजिंग एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंसीडर अ बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, m बार है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। मान लो इसका I जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना, ये ऑसिलेशंस देगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर टॉर्क लगाएगी, ये खुद का रेस्टोरिंग टॉर्क लगा के पीछे आ जाएगा वापिस, क्योंकि अपोजिशन तो है, हर किसी में एटीट्यूड है तो उसमें भी एटीट्यूड है। ये एक्सटर्नल फील्ड लगा के ऐसे जाएगा और खुद की वजह से ऐसे, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली ऐसे ऑसिलेशन देगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन देगा। तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, टाइम कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड लिया और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे डिराइव करना है। बच्चों अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, ऑसिलेशंस चैप्टर में, एंगुलर ऑसिलेशंस में हमने टॉर्शनल पेंडुलम का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वही फॉर्मूला यूज़ करके अभी हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। मतलब टी का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है, वो अभी हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो फॉर्मूला क्या डिराइव करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π √I/m इंटू बी। यहाँ I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m है डाइपोल मोमेंट, b है मैग्नेटिक फील्ड एंड t है टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो इसके लिए वापस हम लोग सेम एज इट इज जैसे मैं बताती जाऊंगी, इसको इम्पोर्टेंट करो। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के इस फॉर्मूले के ऊपर है। जेई में बहुत सारे सवाल है टाइम पीरियड के ऊपर, क्योंकि ये दो टॉपिक्स को कनेक्ट कर रहा है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अंदर आ रहा है, टाइम पीरियड भी आ रहा है। इसका यूज़ करके फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले की तरफ। इसके लिए वापस हम लोग हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग से मैं लिख के दूंगी, एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखना है डेरिवेशन। एंड में फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला याद रखना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देन हम लोग सॉल्व करेंगे आज ही के लेक्चर में। तो देखो, कंसीडर अ बार मैग्नेट having a moment m बार, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका, m बार, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेने वाले हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ रोटेशन आता है वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। मतलब लीनियर में मास तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मास वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ रोटेशन हो रहा है बॉडी का, ऑसिलेशन दे रही है बॉडी, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट
इनर्शिया भी होना चाहिए। कंसिडर अ बार मैग्नेट हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया m बार एंड मोमेंट m बार एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ओके, फ्रीली सस्पेंडेड, इसको हमने क्या किया, फ्रीली सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को लगा के इसको हमने छोड़ दिया, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, देन ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस देगा। देन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दैट एंड ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क दैट बार मैग्नेट ऑसिलेट्स, है ना। देखो, ड्यू टू magnetic field torque is applied on magnet and due to restoring torque it oscillates in opposite direction। तो वो थोड़ी देर के लिए ऑसिलेट होगा, अपोजिट डिरेक्शन ऑसिलेट होगा एंड देन रुक जाएगा, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है बच्चों, मतलब ऑसिलेट होता है एंड देन एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों टॉर्क या एक्सटर्नल टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क एंड एक्सटर्नल टॉर्क दोनों इक्वेट करेंगे। जब इक्वल होंगे तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, मतलब दोनों टॉर्क जब बैलेंस होते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, बोथ टॉर्क बैलेंसेस, मतलब बाहर का टॉर्क अंदर का टॉर्क बैलेंस होता है, बैलेंसेस। उस केस में टॉर्क जो है वो कितना होगा बच्चों, बोलो। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने वो फॉर्मूला डिराइव किया है, रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा रोटेशनल डायनेमिक्स आता है, I इंटू अल्फा। अल्फा मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे I क्या है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि होता है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ओके, तो यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू क्या बनता है, देखो I इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे मैं पुट करती हूँ d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। आपको याद होगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर याद नहीं है तो रोटेशनल डायनेमिक्स देखने की आपको ज़रूरत है। तो ये हमारा बना, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क भी एक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। रेस्टोरिंग टॉर्क acting on a bar magnet in opposite direction, ठीक है। हाँ, तो वो टॉर्क कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसको माइनस साइन लगेगा बच्चों अभी। तो ये टॉर्क कितना है, माइनस mb साइन थीटा। आपको याद है अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया टॉर्क एक्टिंग, दैट इज माइनस mb साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mb थीटा, और इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों भी टॉर्क हैं, ये जो टॉर्क है वो दोनों टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं,
तो ये टॉर्क जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क है मान लो, ये इंटरनल टॉर्क है, रेस्टोरिंग टॉर्क है, दोनों टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बोथ टॉर्क्स आर बैलेंस। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। तो यहाँ पे I को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी। ये I इस साइड आके इसको क्या होगा, डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो, एंड थीटा यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अभी तक हमारा फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों टाइम पीरियड का आधा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमने टॉर्क के दो अलग अलग फॉर्मूले लिखे। एक टॉर्क का फॉर्मूला मैंने लिखा क्या, एक टॉर्क का फॉर्मूला मैंने लिखा आई अल्फा, दूसरे टॉर्क का फॉर्मूला लिखा माइनस एम बी साइन थीटा। साइन थीटा को थीटा कंसीडर करके दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद यहाँ पे आई को उधर शिफ्ट किया, और ऐसे 3 इक्वेशंस मैंने बनाए हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया है बच्चों, कहाँ पे, ऑसिलेशंस चैप्टर में। तो आप लोग है ना पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं आगे चलती हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब बच्चों अगर आपको याद होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम का एक फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया है ना। वो फॉर्मूला आपको याद है एक्सेलरेशन का? नहीं याद तो मैं बता देती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम क्या था वो, कितने नंबर का, 4 हो गए ना, 5th नंबर देखो अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन, जब तक फॉर्मूला ना आए तब तक छोड़ना नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम क्या है बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा ऑसिलेशन का ही फॉर्मूला है। a इज इक्वल टू क्या है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये लीनियर एसएचएम 2 नहीं 4 हो गए ना, कितने टोटल 3 हो गए, तो ये इसको मैं 4 नाम देती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो इक्वेशन 3 को मैं इधर ही लिख लेती हूँ। क्या है 3, देखो जरा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम बी आई अपॉन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइड बाई आई इंटू थीटा। ये वर्ड्स खाने वाली स्लाइड है ना, वर्ड्स खा रही है। एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, तो इसको अगर हम कंपेयर करें, देखो ये एक्स है, ये थीटा है, ये किसका है, लीनियर का, ये एंगुलर का। ये एक्स है, ये थीटा है, ये लीनियर का, ये एंगुलर का। और इन दोनों का यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे एम बी अपॉन आई है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, ये स्लाइड बहुत वर्ड्स खा रही है ना। हाँ, तो 3 एंड 4 को कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, वहाँ पे एम बी अपॉन आई। तो बच्चों ओमेगा क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एम बी डिवाइड बाय आई। ठीक है, ये मुझे मिल गया एंगुलर वेलोसिटी। एंड मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू मतलब टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो वो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई अपॉन ओमेगा कितना है बच्चों, दैट इज अंडर रूट एम बी अपॉन आई, एंड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाय एम बी। तो बच्चों ये मिल गया मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, यही देखो जरा, देखो यही तो मुझे डिराइव करना था एग्जैक्टली, और ये मैंने डिराइव कर दिया। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, बहुत सिंपल है।
आप लोग है ना प्रैक्टिस करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, एंड देन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करके देने वाली हूँ। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं न्यूमेरिकल्स बताती हूँ। न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉर्क का फॉर्मूला क्या क्या डिराइव किया बताओ, चलो। टॉर्क टॉर्क का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद और कौन सा फॉर्मूला मैं बताऊँ। टॉर्क के फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे, एम बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला, एंड देन टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला, इससे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। 3-4 न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलो जल्दी से पॉज करो बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कम ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो क्या है। अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट 7.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब m दिया है, गिवन, पहले गिवन लिखा करो हमेशा। गिवन देखो क्या है, गिवन अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट मतलब m इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क मतलब टाउ, टाउ कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ओके, व्हेन प्लेस्ड इंक्लाइन एट थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बी निकालना है बच्चों। वेरी सिंपल, फॉर्मूला क्या है याद करो जरा। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो मुझे यहाँ पे बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, टॉर्क अपॉन एम इंटू साइन थीटा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से चलो सॉल्व करके बताओ। बी इज इक्वल टू टॉर्क कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय m कितना दिया है 7.5 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो b इज इक्वल टू कितना बनेगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 7.5 इंटू 1/2, 1/2। तो ये 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। ये अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसका एक पॉइंट शिफ्ट करती हूँ, इसका एक पॉइंट, मतलब ये 15 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा, इंटू ये 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 75। 15 1 जा 15, 3 जा 75, तो कितना बनेगा b इज इक्वल टू 3 मतलब 2/3 इंटू 10⁻⁴, तो b इज इक्वल टू 0.20 मतलब 6, 18 अगेन 20, 0.666 इंटू 10⁻⁴, मतलब चेक कर लेते हैं एक बार आंसर करेक्ट है। सॉरी 3 हाँ 3 6 18 ना, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, 3 6 18 ना, राइट, एंड 2 रिमेनिंग, that means 0.33 समथिंग इंटू 10⁻⁴। तो बच्चों b इज इक्वल टू मुझे मिलता है, लेट मी चेक द आंसर, 0.33 इंटू 10⁻⁴, कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे, हाँ करेक्ट है, बराबर है, 0.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट शिफ्ट कर लो, 3 पॉइंट, अगर आपने ऐसे भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट में पॉइंट शिफ्ट किया है तो ये -4 का -5 बन जाएगा टेस्ला। ये मुझे मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो स्टूडेंट्स, कम ऑन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, ये एक क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक दूसरा सवाल अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट, एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों ये, अ शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 टेस्ला experiences a torque, सेम फॉर्मूले के ऊपर है, of magnitude equal to 4.5 into 10⁻² जूल। ओके,
एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, मतलब यहाँ m निकालना है आपको। तो देखो पहले गिवन लिख लो, गिवन बार मैग्नेट प्लेस विथ, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, विथ अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब b इज इक्वल टू कितना दिया है 0.25 टेस्ला, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड टाउ इज इक्वल टू दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब यहाँ ये थोड़ा अलग यूनिट दिया है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मुझे क्या निकालना है, m इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला तो सेम आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा। ओके, तो m निकालना है तो यहाँ टॉर्क डिवाइड बाय क्या बनेगा, b साइन थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू कितनी, वापस 30 डिग्री दी है एग्जैक्टली, यस। तो चलो वैल्यूज पुट करो स्टूडेंट्स। m इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क कितना है 4.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय b कितना है 0.25 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2 10⁻² डिवाइड बाय 0.25 इंटू 1/2, वापिस इसको शिफ्ट करो ऊपर, m इज इक्वल टू कितना होगा 4.5 इंटू 2 बनेगा इंटू 10⁻² एज इट इज डिवाइड बाय 0.25। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू एक पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट करो तो यहाँ पे भी 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यहाँ 0 है, मतलब ये कितना होगा 450 इंटू 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय कितना बनेगा 25। ओके, तो ये 25 वन जा 25, 8 जा 200, मतलब ये कितना होगा, m इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इंटू 10⁻² है ना, और ये बनेगा m इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻², मतलब कितना हुआ बच्चों 36, अगर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा 0.36 है ना, 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 0.36, और यहाँ पे देखो अलग यूनिट है, इतना याद रखो, यहाँ इसका यूनिट क्या दिया है जे, जूल, और यहाँ टेस्ला, इसका मतलब जूल पर टेस्ला, ऐसा इसका यूनिट आएगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल टेस्ला इनवर्स। ओके, तो ये हमारा मोमेंट आया, मैग्नेटिक मोमेंट मिला। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम लोग एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अब ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, स्टार करो इसको, ये हमारे एक्सरसाइज का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहले बच्चों इसका गिवन लिखा करो, गिवन क्या है, देखो क्या है गिवन, मोमेंट दिया है, मतलब m कितना दिया है 2 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड शायद से देके रखा है उन्होंने 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन अ 6 सेकेंड्स। तो बच्चों एक टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशंस, मतलब यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, और 6 डिवाइड बाय 10 हमें करना है। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना 2 3 जा 2 5 जा, मतलब 3/5 ये बनेगा, है ना, 3/5 सेकेंड्स हमें लिखना है, 3/5 सेकेंड्स टाइम पीरियड हमें यहाँ पे देके रखा है। उसके बाद और क्या दिया है 7.26 सेकेंड्स। ओके, आई देख के रखा है, लिया मैंने, और क्या है बस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें निकालना है बी। देखो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
I डिवाइड बाय MB। बच्चों बहुत काम का फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इसको मुझे पहले रीअरेंज करना होगा क्योंकि मुझे B निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड से स्क्वायर कर लेती हूँ। तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, I अपॉन क्या होगा, M इंटू बी। तो B को इस साइड ले लो, टी स्क्वायर को इस साइड ले लो, तो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू I यहाँ पे एज इट इज़ है, डिवाइड बाय M है, B इस साइड आ गया, टी स्क्वायर इस साइड आ गया, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो चलो अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। B इज इक्वल टू 4 पाई का वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर करना है, इंटू I कितना है यहाँ पे 7.2 इंटू 10⁻⁻⁷, डिवाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट M कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला 3 डिवाइड बाय 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब देखो कितना बनेगा, B इज इक्वल टू 4 इंटू इसका 3.14 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो वो हमें मिलता है 9.872। इसका स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के साथ आप कर सकते हैं, 9.872 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻7 विल बी एज इट इज, डिवाइड बाय 2 इंटू ये -2 में ऊपर शिफ्ट कर दूँ +2 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 एंड ये 5 का स्क्वायर 25, मैं उसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, इंटू 25 कर देती हूँ, अभी चलेगा। तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, ये बनेगा 0.8, 9 8 ज़ा 72, तो 0.8। बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करो, बस मल्टीप्लिकेशन बाकी रह गया, बाकी कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसका आंसर मिलता है 3.948। मल्टीप्लिकेशन तो आएगा आपको 3.948 इंटू 10⁻³ 3.948 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट, या फिर टेस्ला भी लिखा आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें पूछा था क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड स्टार करो बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल था। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। एंड इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड, और छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, और उसी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और हो सके तो मैं आगे का भी टॉपिक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है, हो सके तो हेडफोन लगा के सुनते चलो लेक्चर, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो बच्चों, और शेयर भी करते चलो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।